से अपनी मुस्कुराहट को काबू में किया, जिससे वो मुस्कान अचानक से बनावटी लगने लगी। जाहिर सी बात है कि पिछले 3 सालों में वो लड़की लारा दिमाग और शरीर दोनों से काफी बड़ी हो गई थी। वहीं हॉल में बैठे सभी लोग लारा को देखकर अपनी नजरें उससे हटा भी नहीं पा रहे थे। फिर जैसे ही सफेद रंग की ड्रेस पहनी लारा हॉल में आई तो उसके ठीक पीछे एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो गया। वो बूढ़ा आदमी भी सफेद रंग के कपड़े पहने हुए था, जिसे देखकर लीना ने मीठी आवाज में उस आदमी से कहा, बुखरात जी नमस्ते। वहीं उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए लीना को जवाब दिया, नमस्ते लीना, कैसी हो तुम? इतने साल हो गए तुम्हें देखे हुए, अब तो तुम काफी बड़ी और दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। ये सुनकर उस लड़की लीना के चेहरे पर हल्की सी शर्म दिखाई दी, जिसने तुरंत लारा का हाथ खींचते हुए उससे कहा, बहन लारा, मैंने ये बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि अंबर पर्वत से आप खुद यहाँ आओगे। सच कहूँ तो अगर डैडी और बाकियों को पता होता कि आप यहाँ आने वाली हैं तो वो सभी बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। इस पर लारा ने मुस्कुराते हुए लीना को जवाब दिया, मैं सिर्फ अपनी टीचर के आदेश को मान रही हूँ और इत्तेफाक की बात है कि मैं इस वक्त वापस अपने घर लौट रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ कुछ देर रुक जाऊँ। इतना कहकर लारा हॉल में अपनी नजरें घुमाने लगी, जिसके बाद उसने मजाक करते हुए लीना से सवाल किया, वैसे एक बात बताओ लीना, कुछ पल पहले तुम्हारा मुंह इतना क्यों उतरा हुआ था? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? और फिर जैसे लीना ने लारा का सवाल सुना तो उसके चेहरे पर हल्की बनावटी मुस्कान दिखाई देने लगी। वैसे तो वो लीना काफी बिगड़ैल लड़की थी, लेकिन वो काफी समझदार थी और अब तक वो ये समझ गई थी कि वो काले कपड़े वाला लड़का कोई आम लड़का नहीं था। इसलिए लीना ने लारा को उस लड़के के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया ताकि वो किसी तरह की परेशानी में न फंस जाए। यही सोचकर लीना ने लारा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं तो कुछ नहीं, वो तो बस मुझे किसी खास से मिलने की इच्छा थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी खास नहीं है। ये कहते हुए लीना ने तुरंत अपनी नजरें उस पत्थर की तरफ घुमाई जो दिव्य रोशनी की वजह से पिघल गया था, और वो नजारा देखकर उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। वहीं उसके सामने खड़ी लारा भी 3 सालों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद अब वो जज्बाती लड़की नहीं रह गई थी जो दूसरों के घर में घुसकर शादियां तोड़ती रहे, बल्कि वो तो अब पहले के मुकाबले काफी समझदार हो गई थी। और इसी समझदारी में लारा ने भी अपनी नजरें उस चीज की तरफ की जिसे देखकर लीना के चेहरे का रंग बदलने लगा था। और फिर जैसे ही लारा ने उस पिघलते पत्थर को देखा तो एक पल के लिए वो भी दंग रह गई। इसके साथ ही उसके चेहरे पर भी हल्की परेशानी दिखाई देने लगी, जिसके बाद उसने पलटकर बुखरात को इशारा करते हुए उस पिघलते पत्थर को देखने को कहा। तभी बुखरात ने उस पत्थर को देखकर मन ही मन सोचा, ये तो कोई ताकतवर इंसान समझ आ रहा है जिसे आग की शक्तियां अच्छे से संभाल नहीं आती है। वहीं लीना के चेहरे की मायूसी कुछ पलों के लिए ही रही, जिसके बाद उसने पलटकर जवान लड़कों की तरफ देखा जो कुछ देर पहले उसके आसपास भीड़ जमा कर खड़े थे। लेकिन तभी लीना ने देखा कि वो सभी लड़के इस वक्त लारा को घूर रहे थे और लड़कों में से एक का तो मुंह खुला का खुला रह गया था। फिर सभी लड़कों को इस तरह लारा का दीवाना होते देख लीना ने मन ही मन खुद से कहा, इन लड़कों को शायद बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये किसी को भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन शायद इन्हें पता नहीं है कि अगर इनकी शक्तियां मिला दी जाए तो भी ये लारा जितने ताकतवर नहीं हो पाएंगे। ये सोचते हुए उसने लड़कों से अपना ध्यान हटाकर अपनी बगल में खड़ी लारा की तरफ देखते हुए कहा, बहन लारा, मेरे ख्याल से रात होने वाली है, आप आज रात यहीं क्यों नहीं रुक जाते? इस जगह पर आप जैसे खास लोगों के लिए खास और आलीशान कमरे हैं। लीना की बात सुनकर लारा ने एक नज़र बाहर की तरफ की, जिसके बाद उसने मुस्कुराते हुए लीना को जवाब दिया, ठीक है लीना, मुझे भी लगता है कि आज रात मुझे यहीं बितानी चाहिए। इतना कहकर उसकी नजरें एक बार फिर पिघलते हुए पत्थर पर पड़ी, जिसे देखकर लारा ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, मैं जब अंबर पर्वत से घर के लिए निकल रही थी तब टीचर ने मुझे बताया था कि मार्कस में बहुत से अजीबोगरीब और रहस्यमयी लोग रहते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वहां से यहाँ आते ही मुझे एक ऐसा ही रहस्यमय इंसान मिल जाएगा। ये सुनकर लीना मुस्कुराने लगी, लेकिन फिर भी उसने लारा से कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो सीढ़ियों पर जाते हुए लारा और बुखरात को खास कमरों की तरफ ले जाने लगी। और फिर जैसे ही वो लोग सीढ़ियों से ऊपर चले गए तो हॉल में एक बार फिर लोगों के बीच में बातें होने लगी। तभी किसी ने किसी से कहा, यह तो सचमुच बहुत चौंका देने वाली बात है, मिशाक को जन्मदिन की बधाई देने के लिए अंबर दल की लीडर की पसंदीदा स्टूडेंट भी यहाँ आई है। सच में मोहार दल तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। इतने में किसी और ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो इतनी कम उम्र में इतने ऊंचे ओहदे पर चली गई है, बल्कि वो तो इतनी ताकतवर हो गई है कि हम लोग भी उसकी असली ताकत का पता नहीं लगा पा रहे। ये लड़की तो सच में अंबर दल की लीडर की पसंदीदा स्टूडेंट होनी चाहिए। और इस बात पर एक आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, जो भी लड़का इससे शादी करेगा उसकी तो किस्मत ही बदल जाएगी। एक तो ये लड़की अंबर दल की होने वाली लीडर है, ऊपर से ये जयान परिवार की राजकुमारी भी है। आखिर इस वुहान साम्राज्य में ऐसा कौन है
जो इस लड़की के काबिल होगा। इस पर उसके बगल में बैठे आदमी ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे मैंने कहीं सुना था कि मैसेडोनिया की शौर्य दल के लीडर का सबसे छोटा बेटा इसका मंगेतर है। वही उस आदमी की बात सुनते ही उसके सामने बैठे आदमी ने कहा, क्या? कहाँ से मिलती है तुम्हें ऐसी पुरानी खबर? अरे 3 साल पहले लारा जयान ने शौर्य दल के घर में घुसकर उस रिश्ते को वहीं के वहीं तोड़ दिया था। इसका जवाब देते हुए पहले आदमी ने कहा, बाप रे, फिर तो शौर्य दल की बहुत बेइज्जती हुई होगी। उस आदमी की बात सुनकर दूसरे आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे तो क्या हुआ अगर शौर्य दल की बेइज्जती हुई? क्या तुम्हें लगता है कि शौर्य दल कभी जयान परिवार या फिर अंबर दल की बराबरी कर पाएगा? इसलिए तो इतनी बड़ी बेइज्जती के बावजूद वो इसे झेल पाए। और वैसे भी शौर्य दल के लीडर का सबसे छोटा बेटा तो बहुत ही कमजोर है। ऐसे में तुम ही बताओ कि कैसे वो इतनी ताकतवर लड़की लारा जयान से शादी कर पाता। इतने में अचानक किनारे पर बैठे एक आदमी ने हल्के गुस्से में इस बारे में बात कर रहे आदमियों से कहा, बकवास है ये सब। मेरे ख्याल से अगर तुम लोगों को सच पता नहीं है तो कम से कम गलत खबर तो मत फैलाओ। हाँ, ये बात सच है कि लारा जयान रिश्ता खत्म करने के लिए शौर्य दल के पास वापस गई थी, लेकिन वहां पर उसने रिश्ता खत्म नहीं किया, क्योंकि उसके पहले ही शौर्य दल के लीडर के सबसे छोटे लड़के ने उसे डिवोर्स दे दिया था। हाँ, सही सुना तुम लोगों ने। उस लड़के ने इस ताकतवर लड़की को डिवोर्स दे दिया था, जिसका ओहदा शायद साम्राज्य की राजकुमारी के बराबर है। और फिर जैसे ही उस आदमी की बात खत्म हुई तो हॉल में बैठे लोगों में एक अजीब सी हैरानी फैल गई, जिसके साथ सभी की जुबान पर एक ही सवाल था, डिवोर्स? और वो भी उस लड़के ने। वो लोग इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि जो लड़का इतना ज्यादा कमजोर था, उसने खुद एक बहुत ताकतवर और इज्जतदार लड़की को तलाक दे दिया था। वैसे तो हॉल में बैठे ज्यादातर लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हैरानी के साथ कहा, बाप रे, ये लड़का तो लाजवाब है, मैं जरूर इससे एक दिन मिलना चाहूंगा। वो लोग इस बात को समझ पा रहे थे कि इतनी खूबसूरत और ताकतवर मंगेतर को छोड़ने के लिए उस लड़के के पास कितनी ज्यादा हिम्मत होगी। वहीं हॉल से काफी दूर उस होटल के सबसे आलीशान कमरों में जैसे ही ध्रुव और युगराल घुसे तो मोहार दल के उस आदमी ने मुस्कुराते हुए उनसे विदा ली और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उस आदमी के वहां से जाते ही ध्रुव पलटकर कुर्सी पर बैठे हुए चाय पी रहे युगराल के पास आया और फिर वो भी युगराल के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे से उसकी थकान का साफ अंदाजा लगाया जा सकता था, जिस वजह से वो अपनी आंखें भी रगड़ने लगा। इतने में युगराल ने चाय की चुस्की लेते हुए ध्रुव से कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे ही ये आदमी घर लौटेगा तो सबसे पहले हम दोनों के बारे में पता लगवाएगा। वहीं युगराल की बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए उसे जवाब दिया, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसे जो करना है करने दीजिए। उसका मोहार दल इतना भी बड़ा नहीं है कि हमारे बारे में पता लगा सके। अब वो बात छोड़िए और थोड़ा आराम कर लीजिए। पिछले कुछ दिन सच में बहुत थका देने वाले रहे। एक बार हम अपने शरीर को थोड़ा आराम दे दें, उसके बाद हम मोहार दल के घर में घुसकर बेला का पता लगाने की कोशिश करेंगे। और ध्रुव की बात सुनकर युगराज, जिसने अभी तक अपनी चाय खत्म कर ली थी, उठकर बगल वाले कमरे में जाने लगा। पिछले कुछ दिनों के सफर ने उसे भी काफी थका दिया था और इसलिए उसने अपने कमरे में जाने से पहले ध्रुव के कमरे में ही बैठकर चाय पीने का फैसला किया। फिर जैसे ही युगराज ध्रुव के कमरे से बाहर हुआ तो ध्रुव ने सीधे पास ही रखे बड़े और मुलायम बिस्तर की तरफ देखा, लेकिन फिर उसने जैसे तैसे खुद को सोने से रोका। उसके बाद उसने तुरंत अपनी स्टोरेज अंगूठी को थपथपाते हुए उसमें से हरे कमल का प्लेटफॉर्म बाहर निकाला। ऐसा करते ही वो धीरे से उस पर बैठकर एक गहरी सांस लेने लगा, जिसके तुरंत बाद उसने अपने हाथ में हरे रंग की शक्तियों को निकालना शुरू किया। जिसके कुछ देर बाद ध्रुव ने मजबूर होकर खुद से कहा, ये शक्ति सच में बहुत ताकतवर है, इसे अच्छी से काबू में करना उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। इतना कहकर ध्रुव अगले कुछ वक्त तक अपने हरे रंग की रोशनी को काबू करने की कोशिश करता रहा, जिसके बाद उसने आंखें बंद करके अपनी ट्रेनिंग शुरू की। फिर जैसे ही ध्रुव ने अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत की तो उसके शरीर से शक्तियां निकलते हुए कमरे में फैलने लगी। इन शक्तियों के निकलने की रफ्तार पहले के मुकाबले काफी ज्यादा थी, जिसे महसूस कर ध्रुव समझ गया कि जरूर फ्लेम मंत्रा के विकसित होने की वजह से था। फिर वो शक्तियां धीरे धीरे हरे कमल से निकलती रोशनी को पार करते हुए वापस ध्रुव के शरीर के अंदर जाने लगी। तभी ध्रुव ने महसूस किया कि फ्लेम मंत्रा के ताकतवर होने से न सिर्फ शक्तियों के बाहर निकलने की रफ्तार बढ़ गई थी, बल्कि शक्तियों के अंदर आने की रफ्तार भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं इस वक्त ध्रुव के शरीर के अंदर ढेर सारी हरे रंग की शक्तियां उसके शक्तियों के रास्ते में बह रही थी। उसके शक्तियों के रास्ते धीरे धीरे शक्तियों को शुद्ध करते हुए उसके शक्तियों के बवंडर में ले जा रहे थे, और जो अशुद्ध शक्तियां थी वो ध्रुव के शरीर से बाहर निकलने लगी। फिर वो हरे रंग की शक्तियों के बवंडर में जाते हुए हरे कमल की दिव्य रोशनी से मिली, जिससे ध्रुव के बवंडर में अचानक से बहुत सारी शक्ति दिखाई देने लगी। ऐसे ही कुछ देर तक शक्तियों के इकट्ठा होने के बाद वो शक्तियां एक हरे रंग की बूंद में बदल गईं, जो कुछ ज्यादा ही तेज चमक रही थी।
फिर ये बूंद धीरे धीरे फिसलते हुए बवंडर में घूमने लगी। ध्रुव जब खुद को ट्रेन कर रहा था, इस दौरान वो पूरी तरह से भूल गया था कि वो कहाँ पर था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान इस वक्त अपनी शक्तियों को ट्रेन करने में ही लगा हुआ था। दूसरी ओर मोहार दल की लीना खूबसूरत और ताकतवर लारा जयान के साथ ध्रुव के कमरे के बाहर आ गई। फिर लीना चाबी अंदर डालकर दरवाजा खोलने ही वाली थी कि उसे चाबी का नंबर दिखा और उसने मुस्कुराते हुए लारा से कहा, आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं आपको गलत कमरे के सामने ले आई। आपका कमरा वो सामने वाला है। ये सुनकर लारा भी मुस्कुराने लगी, जिसके बाद वो दोनों ध्रुव और युगराल के सामने वाले कमरे के दरवाजे पर पहुंचे और तभी लीना ने चाबी अंदर डालते हुए लारा के कमरे का दरवाजा खोलकर उसके अंदर जाना शुरू किया। वहीं लारा भी लीना के ठीक पीछे उस कमरे के अंदर चली गई। उसके बाद वक्त गुजरता गया और फिर जैसे ही सूरज की रोशनी खिड़की से होते हुए ध्रुव के कमरे के अंदर पहुंची, तो ध्रुव जो कि उस चमकते हुए हरे कमल पर बैठा था, धीरे धीरे सूरज की गर्मी महसूस कर अपनी आंखें खोलने लगा। उसकी आंखें खोलते ही उसमें एक हरे रंग की चमक दिखाई देने लगी, जो कुछ पल रहने के बाद अचानक गायब हो गई। फिर ध्रुव ने गहरी सांस लेते हुए खिड़की से आती हुई सुबह की ताज़ी हवा को महसूस किया, जिसके बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी। रात भर की ट्रेनिंग के बाद ध्रुव की थकान अब गायब हो चुकी थी और वो एक बार फिर खुद को चुस्त महसूस करने लगा। इसके बाद ध्रुव धीरे से उस हरे कमल के प्लेटफॉर्म से उतरा और फिर उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए उस हरे प्लेटफॉर्म को वापस अपनी स्टोरेज अंगूठी के अंदर डाल दिया। क्या होगा जब ध्रुव शौर्य और लारा जयान एक बार फिर आमने सामने होंगे, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।